जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। सो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और जो अदर टर्म हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और इन सारे डिफरेंसेस को एक डिटेल डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार, कल की वीडियो में आप लोग का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही अमेजिंग था। आप सारे बच्चों के लिए जो हमने नई सीरीज़ लॉन्च करी जहाँ पे बात हुई आपके लिए एफर्ट्स डालने की, तो जो आपका रिस्पॉन्स आया मतलब डिज़र्व करते हैं। डेफिनेटली आप लोग के रिस्पांस की वजह से ही लगता है कि यार जितना ज़्यादा काम हो सके उतना ज़्यादा काम करना चाहिए इस नवंबर 20 बैच के लिए। तो थैंक यू सो मच, बिकॉज कल की वीडियो का रिस्पांस बहुत अमेजिंग था। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सेल वर्सेस बेलमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सेल वर्सेस हायर परचेज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एंड आफ्टर सेल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखो, यूनिट फर्स्ट ईयर बात हो तो प्रीवियसली वीडियो में आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा होगा जब हमने यूनिट फर्स्ट के जो बाकी एलिमेंट है सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब जब डिफरेंस की बात आ रही है तो हमेशा ध्यान रखें, डिफरेंस लिखते वक्त आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस ज़रूर ध्यान रखना है। कई बार बच्चा क्या करता है, रट्टाफिकेशन चलाता है, बट यार आप सिटीजन्स हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम अगर आपके माइंड में सेटअप हो गया तो जो अदर जो डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं वो ऐसे 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 हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से कॉपी पेन लेके बैठो जो आपके वेपन्स हैं और स्टार्ट करते फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। पहले समझेंगे होता क्या है, फिर बेसिस ऑफ डिफरेंस के पॉइंट से आप डिफरेंस करते चलेंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है सेल क्या है सर, जहाँ पे एक पर्सन एग्री है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फॉर अ कंसिडरेशन किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए, और कोई दूसरा पर्सन रेडी है, फ्री कंसेंट से रेडी है, आप लॉ के वर्ड समझ रहे हो ना, फ्री कंसेंट से रेडी उस प्रोडक्ट की प्राइस को पे ऑफ करने के लिए, और एट द सेम टाइम तो हम बोलेंगे यस ये सेल है। अब यहाँ पे दोनों ही पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को उस टाइम पे परफॉर्म कर देंगी। बट एग्रीमेंट टू सेल क्या है सर, जहाँ पे दोनों ही पार्टी या कोई एक पार्टी फ्यूचर में परफॉर्म करने की बात कर रही है कि भाई साहब आप सामान दे दीजिए, हम इसको फ्यूचर में आपको पे करेंगे, या आप फ्यूचर में हमें ये प्रॉपर्टी दीजिएगा फिर हम आपको फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे डिफर करना चाहें तो डिफरेंस क्या निकल के आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर सेल एग्जीक्यूटेड नेचर का है, क्यों, दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर दे रही हैं, और एग्रीमेंट टू सेल सर एग्जीक्यूटरी नेचर का है, क्यों, बिकॉज सिंपल सी बात है दोनों पार्टी फ्यूचर में अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करेंगे। चलिए अब जरा स्क्रीन पे देखिए फटाफट से सर। सबसे पहला पॉइंट आता है बेसिस ऑफ डिफरेंस में प्रॉपर्टी इन गुड्स। तो सेल में कैसा है, आपने सेल करा और उसी के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर दी। बट जब बात होगी एग्रीमेंट टू सेल की तो सर यहाँ पे नॉट ट्रांसफ़र, ये दिमाग में रखना आपको, ठीक है। लिखते वक्त आप प्रॉपर लिखना, प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल बी नॉट ट्रांसफर टू द बायर, ऐसा बढ़िया स्टेटमेंट। सेकंड, रिस्क की अगर हम बात करें, रिस्क को हमेशा बोला जाता है रिस्क ऑलवेज फॉलो ओनरशिप। तो सेल में आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, ओनरशिप भी ट्रांसफ़र की, तो साथ में रिस्क भी चुप्पे से ट्रांसफ़र कर दिया। बट अगर हम बात करें एग्रीमेंट टू सेल की तो ना ही आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की ना ही आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र की, तो रिस्क भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। थर्ड पॉइंट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा अभी बात हुई थी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों है सर, दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दे रही हैं, और उधर एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूटरी है। सर एग्जीक्यूटरी क्यों है, बिकॉज दोनों ही पार्टी की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस फ्यूचर में पेंडिंग है। पॉइंट नंबर 4, सीओ फॉर प्राइस। यार देखो, सेलर ने बायर को प्रोडक्ट दिया तो किसके लिए क्लेम कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट की प्राइस के लिए। बट एग्रीमेंट टू सेल में सेलर ने बायर को अभी प्रोडक्ट नहीं दिया, उसने हो सकता है कुछ एडवांस लिया, कुछ एक इम्प्लीकेशंस हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो आप, डैमेज क्लेम कर सकते हो, प्राइस क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 5, लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर डिस्ट्रक्शन लॉस हुआ तो बायर बियर करेगा, क्यों, बिकॉज उसने गुड्स परचेज कर लिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो रिस्क भी ट्रांसफर हो गया। बट एग्रीमेंट टू सेल में ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ना रिस्क ट्रांसफर, ना ओनरशिप ट्रांसफर, तो कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा। लास्ट पॉइंट चेक करिए, ब्रीच बाय सेलर। अगर सेलर ब्रीच करता है तो बायर के पास क्या राइट्स है, हम सामान खरीद चुके थे ना, तो हम डैमेज भी क्लेम करेंगे आप पे और हम प्रोडक्ट की प्राइस भी क्लेम करेंगे। बट अगर हम बात करें एग्रीमेंट टू सेल में तो सर बायर ने कैसा, अभी क्या प्रोडक्ट आपने ले लिया, नहीं, क्या आपने प्रोडक्ट के लिए पैसे दिए, नहीं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, बायर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, सिर्फ आप डैमेज क्लेम कर सकते हो। तो सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब
मैं कुछ वर्ड्स बताता हूँ, जब उनको नोट कर लो, एक एक वर्ड बताता चलूँगा अभी आपको। तो पहला वर्ड नोट करेंगे बोनाफाइड, कॉपी में लिखिए सर बोनाफाइड, अभी आगे आपको मिलेगा, आप वहाँ पूछोगे सर इसका मतलब क्या है, तो अभी जानो, लिख लो बोनाफाइड में एनीवन हु परचेज प्रॉपर्टी इन गुड फेथ, नोट करिए एनीवन हु परचेज प्रॉपर्टी इन गुड फेथ फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ एनी क्लेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ एनी टाइप ऑफ क्लेम, इसको हम क्या बोलेंगे, बोनाफाइड परचेजर। क्लियर, चलो सो सेकंड पॉइंट हमारे पास आने वाला है जो डिफरेंस की बेसिस पे सेल वर्सेस हायर परचेज। ओके यार देखो, पहले समझते होता क्या है। सेल में आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी सेल कर देते हो, बायर उसके लिए प्राइस पे कर देता है। हायर परचेज में आपने देखा होगा कि लोग प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी आप डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे होंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे डिफरेंस करते वक्त और एग्जाम्पल कोड करते वक्त हमेशा एग्जाम्पल ऐसे लेने हैं जो एग्जाम्पल कॉमर्शियल इन नेचर का हो। मैं कई बार देखता हूँ बच्चा बोलता है सर एक बात बताओ, हमने कार ले ली हायर परचेज पे, इंस्टॉलमेंट में अक्सर ऐसा होता है, तो कार हमने ले ली, अब अगर यहाँ पे हम 3 साल तक कार को यूज़ करते हैं या 5 साल तक कार को यूज़ करते हैं तो कार की वैल्यू तो सर ख़त्म हो गई, फिर यहाँ पे सेलर को क्या मिलेगा, है ना, अगर हम लास्ट इंस्टॉलमेंट ना दें तो ध्यान रखेंगे कार आपने रीसेल करने के पर्पज़ से नहीं ली है, यूज़ करने के पर्पज़ से ली है। हाँ, अगर एक शोरूम की बात करो, शोरूम ने मैन्युफैक्चरर से कार ली, ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर शोरूम ने मैन्युफैक्चरर से कार ली, क्लियर, किस पर्पज़ से, चलाने की, ना जीना, बेचने के पर्पज़ से ली। अब अगर शोरूम वाला उसको पैसे नहीं दे पा रहा तो मैन्युफैक्चरर अपनी कार वापस लेके जाए और वो पैसे के लिए क्लेम कर ले ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स इट। अभी पढ़ता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। सबसे पहले सर सेल के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएट, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे गया। और हायर परचेज में कैसा होगा, किस्तों में चल रही है बात, तो सर किस्तों में चल रही है बात तो होगी मुलाकात तब जब आप सारी किस्तें पूरी कर दें, मतलब साफ है, ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, आखिरी इंस्टॉलमेंट देने के बाद प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र होगी। सेकंड पोजीशन क्या है सर, सेल में बायर और ओनर होंगे, जबकि हायर परचेज में हायरर और बेली टिल ही पे लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट ना दे दे। थर्ड पॉइंट देखिए, राइट ऑफ टर्मिनेशन, यार बायर जब चाहे तब टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन कब, हायर परचेज में। अगर हम बात करें सेल की, तुम खरीद के ले गए, काहे का टर्मिनेशन होगा, तो बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बाउंड टू पे द प्राइस। तुमने खरीद लिया ना, अब तुम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, खत्म, समाप्त नहीं कर सकते, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, सिंपल है बहुत। बट अगर हम हायर परचेज की बात करें, हायरर में टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स टू इट्स ओनर विदाउट एनी लायबिलिटी टू पे रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। अब इसी लाइन का मतलब आपके एग्जाम्पल से कोड होता है। अगर आप बोलो सर हमने कार ले ली थी, हमने 4 साल यूज़ करा, हमने उसको वापस कर दिया और हमारे ऊपर लायबिलिटी भी नहीं है कि हम बाकी इंस्टॉलमेंट दें, तो मेरे भाई ये कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट नहीं बना। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हो तो यहाँ पे हायर सेलर को तो बड़ा लॉस हो जाएगा, है कि नहीं। बट अगर आप इसको सेकंड सिनेरियो से देखो, जो मैंने आपको कार शोरूम का या फिर होलसेलर रीसेलर का, रिटेलर है, मान लो उससे प्रोडक्ट मंगाया, अब वो नहीं बिक रहा तो होलसेलर को रिटर्न कर सकता है, उसके लिए कोई लायबिलिटी क्लेम नहीं होगी, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हमें हमेशा एग्जांपल कोड करते हो, ध्यान रखो ऐसा एग्जांपल हो जो रियलिस्टिक हो, कॉमर्शियल नेचर का हो। चलिए फोर्थ पॉइंट पर बढ़ते हैं, बायर इंसॉल्वेंसी। यार अगर बायर इंसॉल्वेंसी हो गया सेल में तो रिस्क ऑफ लॉस कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा, क्योंकि पैसे नहीं मिलने वाले। अब यहाँ पे सेलर हैज़ नो रिस्क राइट टू टेक बैक गुड्स, क्योंकि अभी आखिरी किस्त नहीं मिली तो हमारे पास ओनरशिप तो हमारे पास है ना। पहला वाला पॉइंट क्या था, ओनरशिप हमने ट्रांसफ़र नहीं की तो हम अपनी ओनरशिप वापस ले सकते हैं। बहुत बार मूवीज़ में, कार में आपने देखा होगा, क्या बोल रहा हूँ, मूवीज़ में, शोज़ वगैरह में देखा होगा, या हो सकता है आपके आसपास भी कोई ऐसा केस हो गया हो जहाँ पर लोग आते होंगे, नहीं मैं कोविड-19 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग आते होंगे, किसी की कार लेके चले गए, गांव में किसी का ट्रैक्टर लेके चले गए, बैंक वाले क्यों, आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी, यूँ। तो यार देखो क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास ओनरशिप नहीं आई थी। तो सेलर जब चाहे तो प्रॉपर्टी लेके जा सकता है। और आखिरी पॉइंट, पासिंग ऑफ टाइटल बाय बायर, नहीं 2 पॉइंट है। पासिंग ऑफ टाइटल बाय बायर, देखिए बायर कैन पास गुड टाइटल टू बोनाफाइड परचेजर। सर बोनाफाइड अभी आपको बताया क्या सर, एनीवन हु परचेज प्रॉपर्टी इन गुड फेथ, और यहाँ पे कोई अदर क्लेम नहीं होगा।
और अगर हम बात करें हायर परचेजर, अरे सो मत यार। अगला, हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू अ बोनाफाइड परचेजर। समझना, हायरर जो है वो बोनाफाइड परचेजर को अच्छा टाइटल नहीं दे सकता। टाइटल बोले तो ओनरशिप नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अगर तुमको अच्छा टाइटल दे दिया, पेपर पे साइन मार दिए, गुड्स तुम्हारा हो गया, इंस्टॉलमेंट क्यों भरोगे तुम? समझ रहे हो। आखिरी पॉइंट, टैक्स। टैक्स इज लिवाइड। अच्छा, इसका मतलब लिख लो, लिखो। लिवाइड का मतलब क्या होता है, नोट करो फटाफट से। लिवाइड इज अ लीगल सीजर ऑफ योर प्रॉपर्टी टू सेटिस्फाई टैक्स डेप्ट। फिर से नोट करो, लिवाइड इज अ लीगल सीजर ऑफ योर प्रॉपर्टी टू सेटिस्फाई टैक्स डेप्ट। मतलब जो टैक्स के डेप्ट हैं वो आपकी प्रॉपर्टी पे, लिवाइड का मतलब होता है एक लीगल सीजर, वो आपकी प्रॉपर्टी से उतना टैक्स कट कर लेंगे। तो टैक्स की बात आएगी, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी टाइम पे टैक्स पे ऑफ होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सारा पैसा नहीं दिया तो सारा का सारा टैक्स भी चार्ज नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा पहला 2 हो चुके हैं, थर्ड पॉइंट देखेंगे, सेल वर्सेस बेलमेंट में क्या क्या डिफरेंस है, जरा चेक करिए। बेलमेंट होता है क्या है सर? तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। बेलमेंट लिखिए जरा कॉपी में। एन एक्ट ऑफ डिलीवरिंग गुड्स टू अ बेली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। किसी को गुड्स देना, जूम कार वालों ने आपको कार दे दी, क्या मतलब घर ले आके सो रख लो? ना जी ना, एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए दी, जिसके लिए आप उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट दोगे, वो आपका पर्पज़ पूरा हुआ, आप कार ला के वापस कर दोगे। समझ रहे हो? उसके लिए एक छोटा सा एग्रीमेंट हो जाएगा। समझते हैं। A bailment is a delivery of goods for some specific purpose under a contract on the condition that the same goods to be returned to the bailor or are to be disposed of according to direction of the bailor। same goods आपको रिटर्न करना पड़ेगा सर। चलिए डिफरेंस पे ध्यान लगाइए, बस एक डिफरेंस और, फिर आज की क्लास होगी ओवर। मिलेंगे आज शाम अकाउंट की क्लास में 6 बजे। इसमें तो कोई दुराय होने नहीं वाली। कल नेटवर्क का सर ऐसा कंजक्शन रहा, मैं प्रीमियर कर ही नहीं सका। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया था आप लोगों को। आई एम श्योर आपने 6 से 8 वाला टाइम अकाउंट को ज़रूर दिया होगा। तो देखो जरा डिफरेंस। अच्छा, जीरो नहीं दिया, दे लिया करो यार टाइम, क्योंकि देखो क्या है ना, आप एक टाइम पे रहोगे ना तो आपका ये माइंड मेकअप रहेगा कि यार पढ़ना है, और वो टाइम आपका हो जाएगा। फिर जो आपने वीकली ट्रैकर शीट की प्रॉमिस करी मेरे से ना, वो ज़बरदस्त होगी। चलो चेक करते हैं सेल वर्सेस बेलमेंट के बारे में। सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल में जाहिर सी बात है दे देंगे, और लाइक अगर हम बेलमेंट की बात करें, हम ओनरशिप नहीं देते, आपको पोजीशन देते हैं एक पर्टिकुलर पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए, ओनरशिप नहीं। सेकंड पॉइंट, रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नॉट पॉसिबल। तुमने खरीद लिया तो तुम रिटर्न नहीं कर सकते, और वहाँ पे रिटर्न करना पॉसिबल भी है और कंपलसरी भी है। थर्ड पॉइंट, कंसिडरेशन। भैया प्राइस दोगे, जो प्रोडक्ट की प्राइस है। और हम बात करें बेलमेंट में, कंसिडरेशन में भी ग्रेजेस। थैंक यू सो मच कि आपने हमें गुड्स यूज़ करने के लिए दिया, थैंक यू वेरी मच। मे बी ये भी हो सकता है, जो कि बकवास है। मतलब प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो आपने अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दी, तो इसके बदले में कुछ पैसे चाहिए, थैंक यू नहीं चाहिए। चलो अब बात करते हैं लास्ट डिफरेंस की, जो बहुत ही छोटा सा है बट कवर तो करना पड़ेगा। चेक करिए। ओके, सेल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। ओके, देखिए जरा, सबसे एक ही पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल में धड़ल्ले से ट्रांसफर होगी, जैसे गुड्स बाय होगा वैसी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर, पोजीशन भी ट्रांसफर, साथ में रिस्क भी ट्रांसफर। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर की, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। जैसे ओनली डूइंग सेम वर्क ऑफ लेबर, मतलब गोल्ड सप्लाइड टू गोल्ड स्मिथ फॉर प्रिपेयरिंग एन ऑर्नामेंट, एन आर्टिस्ट आस्क्ड टू पेंट अ पिक्चर। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर नाम पर जाओ, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही, बस वो पिक्चर डिज़ाइन कर देगा, वो गोल्ड ऑर्नामेंट देगा, उससे कुछ डिज़ाइन हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। करना क्या है, अब ध्यान से सुने कृपया करके। आपको सिंपली देखिए, ये है आपका ब्रह्मास्त्र अस्त्र, जो मन में दिमाग में आ रख लो इसका नाम में कुछ नहीं, काम में सब कुछ है। अब सुनना, यूनिट 1 अभी ओपन करनी है आपको, और आप यहाँ से काम को शुरू करेंगे। दिख रहा है क्या भाई, मेरी किताब को इस नीयत से पढ़ना कि इसी अटेम्प्ट की में पढ़नी पड़े, बस सजा के मत रखो कि अगले अटेम्प्ट में भी काम आ जाएगी। कुछ लोग करते हैं ये हरकतें, उन्हीं से कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आप में ना ये बड़ा छोटा सा दिया है, इसको ज़रूर कवर कर लेना। फिर इसके बाद एक टॉपिक पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, वो जो एब्सोल्यूट कंडीशन वाली बात है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एसेंशियल और एस्टेटमेंट ऑफ प्राइस, ये हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। हमारा एक बेसिक पर्पस पता है क्या है,
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में देखो आपके पास 1 2 3 4 यूनिट है, ठीक है। और ये 4 यूनिट होपफुली इस वीक के एंड तक ख़त्म हो जानी चाहिए, इंक्लूडिंग संडे ऑल्सो। इस बार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि संडे भी आपकी क्लास लगा दूँ और संडे में यूटिलाइज़ करूँ, किसी और दिन छुट्टी कर दूंगा, है ना। बट वही बात है ना कि आपका जो सपोर्ट है वो कल की तरीके से जैसे आपका रहा कि आपने इस तरीके से वीडियोज़ को शेयर किया कि वीडियो पब्लिश हुई, जब हमने न्यू सीरीज़ की वीडियो पब्लिश करी 1 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा बच्चों ने सब्सक्राइब किया चैनल को। मतलब ना वो हमारी एक मोटिवेशन है कि यार इतने सारे बच्चे आ पा रहे हैं। यार मेरा ना गोल और विज़न बड़ा क्लियर है। मैं किसी दिन आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा कि मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे क्यों हूँ और मेरा विज़न क्या है इस प्लेटफॉर्म को लेके। बिकॉज ये तभी पॉसिबल है जब आप सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं सारे के सारे सिटीज़ फैमिली मेम्बर भारत की एक एक बच्चे की हेल्प करें, जिसको भी तुम जानते हो कि वो CA फाउंडेशन कर रहा है उस तक ये चैनल पहुंचना चाहिए। तब वो सारी चीज़ें जो मैं कर पाऊंगा, जो मैं चाहता हूं कि मैं आप सारे बच्चों के लिए कर पाऊँ, क्योंकि मोटिवेशन ना वहीं से निकल के आता है। अच्छा सुनो, एक बात और है, एक चीज़ के लिए और थैंक यू बोलना चाहूँगा। टेलीग्राम पे यार 19,000 प्लस हो गए। जिन बच्चों को नहीं पता सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे CTC क्लासेस। 19,000 से ज़्यादा बच्चे हैं भारत में। ये CA फाउंडेशन के लिए एक सच में रिकॉर्ड है और ये अपने आप में बहुत अमेजिंग है। ये पिक्चर जब मैं इमेजिन करता हूँ ना आप लोग की वजह से क्रिएट हो रही है। तो चलो यार इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। बैठो अगले 1.5 घंटे के लिए। 9 से 9:30 हो चुका है। अब 9:30 से 11 बजे तक उठना नहीं, 11 बजे तक मोबाइल साइड कर दो, मॉड्यूल उठाओ, एक एक पॉइंट को रीड करो और उसके बाद मॉड्यूल को साइड करना, कॉपी पे लेना और जहाँ लिख के ट्राई करना कि आप आंसर लिख पा रहे हो कि नहीं। और चलो मिलता हूँ शाम को 6 बजे अकाउंट की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।